तो चलिए बात पते की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। अभी तक पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक का डर सता रहा था, लेकिन अब वहां के हुक्मरानों को अवैध तरीके से कब्जाए कश्मीर को लेकर भी बुरे सपने आने लगे हैं। पाकिस्तान को इस बात का डर लगने लगा है कि कहीं भारत पीएको को उससे छीन न ले। दरअसल भारत के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लंदन में पढ़ने वाले जम्मू कश्मीर मूल के छात्रों और सामाजिक समूहों के साथ एक बैठक में कहा कि पाकिस्तान ने अवैध रूप से जम्मू कश्मीर के एक हिस्से को कब्जे में कर रखा है। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार और बीजेपी के एजेंडे में पीओके हमेशा से रहा है। अवैध रूप से कब्जाए गए पीओके को पाकिस्तान के नियंत्रण से वापस हासिल करना भी एजेंडे में है। जितेंद्र सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अगर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल को जम्मू कश्मीर को उसी तरह संभालने की अनुमति दी होती जिस तरह से वो भारत की दूसरी रियासतों को संभाल रहे थे, तो आज जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा अवैध रूप से पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है वो भारत का हिस्सा होता और पीओके का मुद्दा कभी नहीं उठता। वैसे सिर्फ जितेंद्र सिंह ही नहीं, बल्कि 3 साल पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी संसद में साफ किया था कि पीओके से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान और अक्साई चीन जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा है। जब मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूं तो पीओके इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई, सुनिए तो आप मुझे बोलने नहीं देंगे। आप मैं स्पष्ट करता हूं, माननीय मंत्री जी प्लीज, मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं माननीय सदस्य इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। इन्हीं बयानों का असर है कि पाकिस्तान में खलबली मची है, लेकिन पाकिस्तान इसलिए भी डरा हुआ है क्योंकि जम्मू कश्मीर में G20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, जिसका वो लगातार विरोध कर रहा है। उसे लग रहा है कि G20 के बाद दुनिया को इस बात का पता चल जाएगा कि कश्मीर किस तरह से तरक्की के रास्ते पर चल रहा है, कैसे वहां के विकास के काम हो रहे हैं, कैसे जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान झूठ बोलता रहा है। लिहाजा पाकिस्तान की सरकार G20 को लेकर चीन, अमेरिका, ब्रिटेन और अरब के सामने लगातार रोना रो रही है, लेकिन चीन को छोड़कर अब तक किसी भी दूसरे देश ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है। लिहाजा पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने कश्मीर को लेकर वही घिसा पिटा बयान भी दिया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान कश्मीर की आवाम पाकिस्तान किस तरह कश्मीरियों का साथ दे रहा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पीओके से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान तक पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। लोग पाकिस्तान से आजादी मांग रहे हैं और भारत के साथ मिलना चाहते हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो की पोती फातिमा भुट्टो ने कराची में एक सादे समारोह में शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिससे पाकिस्तान में मौजूद कट्टरपंथी आग बबूला हो उठे। दरअसल शादी के बाद फातिमा भुट्टो अपने शौहर ग्राहम उर्फ मोहम्मद जिब्रान के साथ कराची के एक ऐतिहासिक महादेव मंदिर पहुंची। यहां उन्होंने न सिर्फ भोलेनाथ की पूजा अर्चना की, बल्कि अपने पति के साथ महादेव को दूध भी चढ़ाया। फातिमा और उनके पति के इस कदम को लेकर सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा हो गया। कट्टरपंथियों ने उन्हें भला बुरा कहना शुरू कर दिया, लेकिन फातिमा की ओर से कोई टिप्पणी नहीं आई। दरअसल फातिमा हिंदू सिंधियों के सम्मान में महादेव मंदिर पहुंची थी, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर धर्मनिरपेक्षता का परिचय दिया। वैसे भी फातिमा भुट्टो आजाद ख्यालात की लड़की मानी जाती हैं और अमेरिका में वो पली बड़ी हैं, रही हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अमेरिकी नागरिक ग्राहम से शादी की है, जिन्होंने शादी के बाद इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और अब मोहम्मद जिब्रान के नाम से जाने जाते हैं। पाकिस्तानी मीडिया की माने तो आसिफ अली जरदारी चाहते थे कि फातिमा का निकाह मौजूदा विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो से हो, लेकिन फातिमा ने इससे इनकार कर दिया था, जिसके बाद से आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के साथ उनके संबंध बिगड़ गए। दरअसल फातिमा के पिता मुर्तजा भुट्टो बेनजीर भुट्टो के सगे भाई थे। सितंबर 1996 में क्लिफ्टन में मुर्तजा भुट्टो की हत्या कर दी गई थी, जबकि इससे पहले 1985 में मुर्तजा के छोटे भाई शहनवाज भुट्टो फ्रांस में अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे। मुर्तजा भुट्टो के परिवार का मानना है कि इन 2 हत्याओं के पीछे बेनजीर भुट्टो का हाथ था। आरोप है कि बेनजीर नहीं चाहती थी कि उनके भाई सियासत में आए, लिहाजा उन्होंने मुर्तजा और शहनवाज को रास्ते से हटा दिया। लिहाजा बरसों पुरानी पारिवारिक दुश्मनी आज तक चली आ रही है। आसिफ अली जरदारी ने फातिमा को पीपीपी में शामिल होने का न्योता दिया, तो फातिमा ने इसे ठुकरा दिया, जिसके बाद बिलावल से शादी का प्रपोजल दिया, लेकिन फातिमा ने इससे भी इनकार कर दिया और अब उन्होंने अपनी मर्जी से शादी कर ली। पुंछ में कुछ दिनों पहले हुए आतंकी हमले के बाद एनआईए ने वहां कई जगहों पर आज छापेमारी की। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकवाद से जुड़े मामलों में एनआईए ने करीब 12 ठिकानों पर छापेमारी की है। एक महिला को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मुख्य आरोपी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को कनाडा पुलिस ने 25 मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट में शामिल किया है। उस पर इनाम भी रखा गया है।
कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डी.के. शिव कुमार के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। उड़ान के दौरान पक्षी से टकराने के बाद हेलीकॉप्टर के कॉकपिट का ग्लास टूट गया था। मध्य प्रदेश के भिंड में एक वैन तालाब में गिर गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 लोगों को बचा लिया गया है। वैन में बैठे लोग शराब के नशे में बताए जा रहे थे। देश की सबसे सुरक्षित जेलों में शुमार दिल्ली की तिहाड़ जेल में एक बार फिर गैंगवार हुआ है। तिहाड़ के अंदर ही कुख्यात गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप गैंगस्टर जितेंद्र गोगी के गुर्गों पर लगा, जिन्होंने सुबह करीब 6:15 बजे नुकीले हथियार से टिल्लू ताजपुरिया की हत्या कर दी। इस हत्या में जितेंद्र गोगी गैंग के 4 गुर्गे शामिल थे, जो टिल्लू ताजपुरिया की बैरक नंबर 9 के ठीक ऊपर वाली बैरक नंबर 8 में बंद थे। सूत्रों के मुताबिक 4 हमलावरों ने पहले सिक्योरिटी ग्रिल को काटा, फिर एक चादर के सहारे वो नीचे कूदे और वहीं पर टिल्लू ताजपुरिया पर एक के बाद एक नुकीले हथियार से कई बार हमला किया। टिल्लू ताजपुरिया की तिहाड़ जेल में हत्या कर दी गई। सुबह 6:15 पर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या की गई और बताया जा रहा है कि राजेश, योगेश, रियाज खान और दीपक नाम के 4 कैदियों ने उसकी हत्या कर दी। इस हमले में टिल्लू के साथ बंद एक और कैदी भी बुरी तरह घायल हो गया। टिल्लू ताजपुरिया तिहाड़ जेल के हाई रिस्क वार्ड में कैद था, जहां पर उसकी जो जेल का सरिया होता है उसी को नुकीला बनाकर उससे हत्या की गई। साथ में एक और कैदी रोहित, जो इस समय डीडीयू के इमरजेंसी वार्ड में एडमिट है, उसका इलाज चल रहा है, वो भी उसमें घायल हुआ। सूत्रों के मुताबिक टिल्लू ताजपुरिया को जब अस्पताल ले जाया गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी, जबकि इस हमले में दूसरा कैदी बुरी तरह से घायल हो गया था। गैंगस्टर जितेंद्र गोगी से टिल्लू ताजपुरिया की दुश्मनी काफी पुरानी बताई जाती है और आरोप है कि टिल्लू ताजपुरिया ने ही 2021 में जितेंद्र गोगी की हत्या करवाई थी, जिसका बदला लेने के लिए गोगी गैंग के 4 गुर्गों ने टिल्लू ताजपुरिया का तिहाड़ जेल में काम तमाम कर दिया। आरोप है कि 24 सितंबर 2021 को टिल्लू ताजपुरिया ने दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या करवाई थी। इसके लिए उसने वकीलों की पोशाक में अपने 2 शूटर्स भेजे थे, जिन्हें शूटआउट से पहले बाकायदा ट्रेनिंग भी दिलाई गई थी। इसके बाद जब गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को कोर्ट लाया गया तभी दोनों शूटर्स ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों शूटर्स भी वहीं ढेर कर दिए गए थे, लेकिन इसके बाद हुई जांच में टिल्लू ताजपुरिया का नाम सामने आया था, जो उस समय मंडोली जेल में बंद था। पुलिस ने इस मामले में 111 पेज की चार्जशीट भी दाखिल की थी, जिसमें टिल्लू ताजपुरिया पर गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या में शामिल होने का आरोप था। इसके बाद से ही गोगी गैंग के गुर्गे टिल्लू ताजपुरिया से बदला लेने की कोशिश में जुटे हुए थे, जिसे तिहाड़ जेल में आज सुबह अंजाम तक पहुंचा दिया गया। बताया जा रहा है कि दोनों गैंगस्टर की दुश्मनी से पहले उनमें दोस्ती भी थी, जो काफी मशहूर बताई जाती है। गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र था और श्रद्धानंद कॉलेज से पास आउट था। कॉलेज के दिनों में उसकी और जितेंद्र गोगी की दोस्ती मशहूर थी। दोनों दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव में सीधे कभी नहीं उतरे, लेकिन दोनों अपने उम्मीदवार खड़े करते थे। बताया जाता है कि चुनाव के दौरान ही दोनों के बीच गहरी दुश्मनी हो गई और इसके बाद टिल्लू ताजपुरिया और जितेंद्र गोगी के बीच कई बार टकराव हुआ। पुलिस के मुताबिक 2008 में टिल्लू अपराध की दुनिया में आया था और फिर दोनों गैंग के बीच हुई गैंगवार में कई लोग मारे गए। दिल्ली का रहने वाला सुनील मान उर्फ टिल्लू ताजपुरिया अपराध की दुनिया में करीब 15 साल पहले आया था और उसके बाद उसने अपना खुद का गैंग बना लिया, जिसे वो तिहाड़ जेल से ऑपरेट कर रहा था। खबर के मुताबिक 2008 में टिल्लू ताजपुरिया अपराध की दुनिया में आया था। टिल्लू ताजपुरिया पर 11 केस दर्ज हैं, जिसमें 3 केसेस मर्डर के हैं। 2016 में पुलिस ने मर्डर के एक केस में रोहतक से टिल्लू को गिरफ्तार किया था। 2018 में टिल्लू और उसके गैंग के कुछ लोगों पर मकोका भी लगाया गया था। आरोप है कि 2021 में टिल्लू ने रोहिणी कोर्ट में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या करवाई थी। 26 अगस्त 2022 को एनआईए ने भी टिल्लू ताजपुरिया पर केस दर्ज किया था, जिसमें उस पर विदेशी आतंकियों के साथ मिलकर देश विरोधी शामिल जो साजिश थी उसे रचने का आरोप लगाया गया था। टिल्लू ताजपुरिया तिहाड़ जेल से गैंगस्टर नवीन बाली, कौशल और नीरज बवाना के साथ मिलकर गैंग ऑपरेट कर रहा था। इस बीच दिल्ली की तिहाड़ जेल में 19 दिन के अंदर हुई दूसरी गैंग वॉर से वहां सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बताया जा रहा है कि टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद जेल प्रशासन काफी सख्त हो गया है और सीआरपीएफ के साथ मिलकर तिहाड़ जेल प्रशासन ने गैंगस्टर नीरज बवाना, काला जठेड़ी, दीपक बॉक्सर, रोहित मोई और हाशिम बाबा की बैरकों की तलाशी ली। पुलिस को इस बात की आशंका भी है कि टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद तिहाड़ जेल, मंडोली जेल और रोहिणी जेल में गैंगवार हो सकती है। 1 महीने के अंदर हुई 2 हत्याओं को लेकर तिहाड़ जेल प्रशासन इस समय सवालों के घेरे में है। लगातार जिस तरीके से गैंगवार तिहाड़ जेल के अंदर बढ़ता जा रहा है, वो कहीं ना कहीं तिहाड़ जेल प्रशासन को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है।
इससे पहले 14 अप्रैल को भी तिहाड़ जेल में गैंगवार हुई थी, जिसमें रोहित चौधरी गैंग ने प्रिंस तेवतिया नाम के गैंगस्टर की हत्या कर दी थी। तिहाड़ की जेल नंबर 3 में किसी बात को लेकर दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। इसी दौरान धारदार हथियार से गैंगस्टर प्रिंस के ऊपर 7 से 8 बार हमला किया गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। टिल्लू ताजपुरिया की मौत के बाद इसका कनेक्शन माफियाती कहमत से भी जुड़ता जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जितेंद्र गोगी की हत्या का बदला लेने के लिए गोगी गैंग ने माफियाती की हत्या में शामिल शूटर सनी से भी संपर्क किया था। और प्रयागराज में जिस विदेशी जिगाना पिस्टल से माफिया अतीक और अशरफ की हत्या की गई थी, वो गोगी गैंग ने ही शूटर सनी को दी थी। जानकारी के मुताबिक गोगी गैंग ने टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के लिए शूटर सनी से संपर्क किया था। गोगी गैंग ने सनी को टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के लिए उसे जिगाना पिस्टल भी दी थी। शूटर सनी को दिल्ली कोर्ट में ताजपुरिया को निशाना बनाने का टारगेट दिया था, लेकिन उससे पहले ही सनी ने प्रयागराज में अतीक और अशरफ की उसी पिस्टल से हत्या कर दी। एसआईटी की जांच में तीनों शूटर्स ने ये कबूल किया था कि प्रेस का आई कार्ड, माइक और कैमरे का आइडिया भी दिल्ली कोर्ट में टिल्लू की हत्या के लिए बनाया गया था, जो प्रयागराज में उन्होंने 15 अप्रैल की रात माफिया अतीक की हत्या में इस्तेमाल किया था। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में सोमवार रात मैच खत्म होने के बाद दो दिग्गजों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। हम बात कर रहे हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के क्रिकेटर विराट कोहली और लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटोर गौतम गंभीर की। सोमवार रात हुए इस झगड़े पर बीसीसीआई ने सख्त एक्शन लेते हुए विराट कोहली, गौतम गंभीर और नवीन उल हक को अनुशासनहीनता का दोषी ठहराया है। बीसीसीआई ने कोहली, गंभीर और नवीन उल हक को आईपीएल के कोड ऑफ कंडक्ट 2.21 के तहत लेवल 2 का दोषी पाया है। विराट कोहली, गौतम गंभीर और नवीन उल हक ने अपना दोष भी मान लिया है। सजा के तौर पर विराट कोहली और गौतम गंभीर की 100% मैच फीस काटी गई है, जबकि अफगान क्रिकेटर नवीन उल हक की 50% मैच फीस काटी गई है। असल में मैच के आखिरी ओवर में जब लखनऊ की टीम की हालत खराब थी, तब विराट कोहली फील्डिंग के दौरान लगातार जोश दिखा रहे थे। 17वें ओवर में लखनऊ के बल्लेबाज नवीन उल हक और कोहली के बीच कुछ कहासुनी हुई, जिसमें अमित मिश्रा को बीच बचाव करना पड़ा। मैच खत्म होने के बाद जब खिलाड़ी लौट रहे थे, तभी पिच पर हाथ मिलाने के दौरान कोहली और गौतम गंभीर के बीच जमकर कहासुनी हुई। हम आपको बता दें कि लखनऊ ने इससे पहले बेंगलोर को उसके घर में जाकर हराया था, तब भी गंभीर और कोहली के बीच तनातनी देखी गई थी। और जब बेंगलोर की टीम ने लखनऊ को लखनऊ में हराया, तो वही तनातनी और बढ़ गई और मैदान पर भी दो दिग्गज खिलाड़ी एक दूसरे से भिड़ बैठे। उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने मुख्यमंत्री योगी को धन्यवाद देते हुए पोस्टर्स बनवाए। उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने सीएम योगी को धन्यवाद करते हुए पोस्टर्स जारी किए हैं। उमेश पाल के हत्यारों पर हुए एक्शन को लेकर उन्होंने सीएम का आभार जताया है। खुद की सुरक्षा को लेकर सलमान खान के बयान के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उन्हें मुंबई में कोई दिक्कत नहीं है, मुंबई जितने सुरक्षित शहर कहीं नहीं है। बिहार के मुजफ्फरपुर में बीती रात एक झोंपड़ी में आग लगने के बाद 4 बच्चियां जिंदा जल गई हैं। आग से आधा दर्जन लोग बुरी तरह झुलस गए हैं। राजस्थान के दौसा में बारात लेकर पहुंचे दूल्हे ने आखिरी समय में शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद लड़की वालों ने दूल्हे सहित बारातियों की जमकर पिटाई की है। शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से आज इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया और इसकी घोषणा करने के लिए उन्होंने उस कार्यक्रम को चुना जिसमें उनकी किताब का विमोचन होना था। और इस कार्यक्रम के दौरान ही कुछ ऐसा हुआ जिसका अंदाजा शायद ही किसी को रहा हो। अचानक शांत नजर आने वाले कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगे। चूंकि कार्यक्रम पार्टी के सुप्रीमो की जिंदगी से जुड़ी किताब के विमोचन का था, इसलिए इस मौके पर बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। इस कार्यक्रम में जब शरद पवार बोलने के लिए मंच पर पहुंचे, तो कार्यकर्ता बेहद शांत भाव से उन्हें सुनते रहे और बेहद सदे अंदाज में पवार लिखा हुआ भाषण पढ़ते रहे। शरद पवार ने कहा, मुझे लंबे समय तक पार्टी के नेतृत्व का मौका मिला, मैंने कई साल अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी निभाई, मैं चाहता हूं कि कोई और इस जिम्मेदारी को संभाले। अब मैं अध्यक्ष पद से रिटायरमेंट ले रहा हूं। इतना कहकर पवार तो अपनी जगह पर जाकर बैठ गए, लेकिन अचानक वहां ऐसा माहौल बना मानो भूचाल आ गया हो। पवार ने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया और कार्यकर्ता इसे खामोशी से सुनते रहे। और जैसे ही कार्यकर्ताओं को अपने नेता के कहे शब्दों के असली मतलब का एहसास हुआ, खलबली मच गई। कुछ कार्यकर्ताओं ने अपनी जगह से ही इस फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया। कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया देख मंच पर मौजूद नेता समझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन अचानक आए इस फैसले से कुछ कार्यकर्ता सदमे जैसी हालत में दिखे। कोई बिलखने लगा तो कोई अपना सिर पीटने लगा।
मंच पर मौजूद नेताओं को भी शायद इस तरह की प्रतिक्रिया का अंदाजा नहीं था और जब शरद पवार ने कार्यकर्ताओं को इस कदर भावुक देखा तो उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। राजनीति के भीष्म पितामह खुद अपनी भावुकता को काबू में रख पाने में नाकाम रहे। फिर तो धीरे धीरे नीचे बैठे नेता और कार्यकर्ता मंच पर चढ़ गए और कुछ ही देर में मंच पर नेताओं और कार्यकर्ताओं का मजमा लग गया। पवार के इस्तीफे के ऐलान के बाद कार्यकर्ताओं की ही तरह कई नेता भी भावुक दिखे। कुछ नेता के चेहरे और हाव भाव से साफ लगा कि पवार के इस्तीफे के ऐलान से पहले तक उन्हें इसकी हवा भी नहीं थी। इसलिए ऐसे नेता भी कार्यकर्ताओं की तरह सन्न दिखे और ऐसे ही नेताओं में एनसीपी के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल भी शामिल रहे। इस्तीफे के ऐलान के बाद जिन नेताओं ने शरद पवार को घेर लिया उनमें जयंत पाटिल भी थे। कुछ देर पहले अपने नेता की आंखों में आंसू देखने वाले पाटिल भी अपनी भावनाओं को छुपाने में नाकाम रहे। चूंकि ये फैसला पार्टी के नेता का था और उन्होंने अपने फैसले पर दोबारा विचार करने से मना कर दिया था, इसलिए भारी मन से जयंत पाटिल को कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए आगे आना पड़ा। उन्होंने उनके दृष्टिकोण से देखा, उम्र के हिसाब से उन्होंने ये फैसला लिया है। लेकिन शरद पवार साहब जब तक इस दुनिया में है तब तक के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। ये हमारा फैसला है। जाहिर है पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अपने सबसे बड़े नेता के फैसले को मानने के लिए खुद को तैयार करना शुरू कर दिया और कार्यकर्ताओं को भी इसे समझाने की कोशिश करने लगे। लेकिन कार्यकर्ताओं के लिए तो ये फैसला झटके की ही तरह था। भले ही शरद पवार ने अपनी उम्र और सेहत का हवाला देकर इस्तीफे का ऐलान कर दिया, लेकिन एनसीपी के कार्यकर्ता अपने नेता के भी फैसले को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं दिखे। यही वजह रही कि सबसे पहले इन कार्यकर्ताओं ने फैसले के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी और जब ये बेअसर रहा तो उन्होंने अपने ही नेता का रास्ता रोक लिया। कार्यकर्ता पवार से अपने फैसले पर फौरन विचार करने और इसे बदलने की जिद करने लगे। ऐसे में एनसीपी के दूसरे वरिष्ठ नेता और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार को आगे आना पड़ा। अजीत पवार ने कहा, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखते हुए हमने एक कमेटी बनाने का फैसला किया है जो पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के रुख को जानकर अपनी रिपोर्ट देगी, जिससे पवार साहब को वाकिफ कराया जाएगा। तुमच्या मनातला योग्य तो निर्णय घेईल एवढीच खात्री मी तुम्हाला या निमित्तानं देतो। इसी तरह शरद पवार की बेटी और वरिष्ठ नेता सुप्रिया सूले जब कार्यक्रम स्थल से जाने लगी तो उन्हें पार्टी कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। कार्यकर्ताओं को इस तरह व्याकुल देख शरद पवार को कहना पड़ा कि वो पार्टी के साथ हैं और उन्हें पार्टी का हर फैसला मंजूर होगा। हालांकि पवार ने ये भी कहा कि उन्होंने सिर्फ अध्यक्ष पद छोड़ा है, पार्टी नहीं। लेकिन तमाम नेताओं के दिलासे कार्यकर्ताओं को समझाने में नाकाम रहे। नौबत ये आ गई कि एनसीपी के कार्यकर्ता अपने सबसे बड़े नेता को मनाने के लिए सड़कों पर उतर गए और अपने नेता को पार्टी अध्यक्ष पद से दिए इस्तीफे को वापस लेने के लिए धरना प्रदर्शन करने लगे। इन कार्यकर्ताओं ने अपने नेता के समर्थन में और इस्तीफा वापस लेने के लिए नारेबाजी शुरू कर दी। भावुक कार्यकर्ताओं ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि जब तक शरद पवार अपने फैसले को वापस नहीं लेंगे वो धरने से टस से मस नहीं होंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस के मार्फत ये आंदोलन पूरे हम महाराष्ट्र भर चलाने वाले। जब तक आदरणीय पवार साहब निर्णय पीछे नहीं लेते तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। कार्यकर्ताओं का मिजाज देखने के बाद पार्टी के नेताओं ने ये कहना शुरू कर दिया कि वो अपने नेता को समझाने की कोशिश करेंगे। एक बात निश्चित है, हम सब लोग प्रमुख लोग उनके पास जाएंगे और उनको समझाने की कोशिश करेंगे। कई नेता तो अपनी और कार्यकर्ताओं की भावनाओं से पवार को फिर से वाकिफ कराने उनके घर के लिए निकल पड़े। उनको बोला भी कि भाई आपकी जरूरत है, देश को जरूरत है, राज्य को, हमारे सबको जरूरत है, तो अब हम जा रहे हैं उनके घर पर। एनसीपी के दिग्गज नेता के फैसले से अपनों को तो झटका लगा ही, दूसरे दलों को भी इस तरह के फैसले का बिल्कुल अंदेशा नहीं था। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के नेता भी इस फैसले से सन्न दिखे और महाविकास आघाड़ी के नेताओं की भी प्रतिक्रिया कुछ वैसी ही रही जैसे एनसीपी के कार्यकर्ताओं की दिखी। शिवसेना के नेता संजय राउत को पवार के फैसले में अपने सबसे बड़े नेता बाला साहब ठाकरे की याद आ गई और उन्होंने ट्वीट किया कि ऐसा ही फैसला एक बार बाला साहेब ने भी लिया था, जिसे कार्यकर्ताओं के दबाव में आकर उन्हें वापस लेना पड़ा। कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया एनसीपी के साथी दल कांग्रेस की भी रही, जिसके नेता अशोक चव्हाण ने उम्मीद जताई कि पवार को मनाने के लिए बनाई गई कमेटी अपने मकसद में कामयाब होगी। इस समय में जब सबसे ज्यादा जरूरत एक राजनीतिक स्थिति को संभालने में उनका फायदा हो सकता है, ऐसे वक्त में उनकी रिटायरमेंट ये निश्चित ही हमें उसका खेद है और लगता है कि उनकी जो समिति है वो उनको दोबारा इस सूत्र संभालने के बारे में उनको विनती कर रिक्वेस्ट करें। पवार के इस्तीफे के बाद उनकी बेटी सुप्रिया का बीते दिनों दिया गया एक बयान भी सुर्खियों में आ गया, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि 15 दिनों में देश की राजनीति में 2 बड़े धमाके होने वाले हैं। काल प्रकाश आंबेडकर बोलताना म्हणले की येणाऱ्या 15 दिवसामध्ये राज्यात खूप मोठे बॉम्बस्फोट होणार आहेत राजकीय,
नाही, राज्यात नाही, दिल्लीला आणि एक दिल्लीत आणि एक राज्यात, 2 होणार असं म्हणतात. अब चर्चा तो इस बात की भी शुरू हो गई है कि अगर पवार नहीं माने तो उनकी गद्दी पर किसकी ताजपोशी होगी, बेटी सुप्रिया की या फिर भतीजे अजीत पवार की. ताई, काल प्रकाश आंबेडकर बोलताना म्हणले की येणाऱ्या 15 दिवसामुळे 2 राज्यात खूप मोठे बॉम्बस्फोट होणार आहेत राजकीय. नाही, राज्यात नाही, दिल्लीला आणि एक दिल्लीत आणि एक राज्यात, 2 होणार असं म्हणतात. रूस में यूक्रेन की सीमा के पास रेलवे ट्रैक को बम से उड़ा दिया गया. रूस में यूक्रेन की सीमा के पास रेलवे लाइन को विस्फोट से उड़ाया गया है. इस घटना के बाद एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई है. रेलवे लाइन से छेड़छाड़ करने वालों की पुलिस तलाश कर रही है. मलेशिया में एक जहाज में आग लगने के बाद 3 क्रू मेंबर्स की तलाश की जा रही है. चीन से सिंगापुर जा रहे जहाज में 28 लोग सवार थे. आग लगने के बाद से ही क्रू मेंबर्स गायब हैं. अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया में कचरे के डिब्बे के अंदर से भालू निकला. भालू को देखकर स्कूल के प्रिंसिपल ने किसी तरह अपनी जान बचाई थी. अमेरिका के इलिनॉइस में धूल के तूफान की वजह से हाईवे पर कई गाड़ियां आपस में टकरा गई. हादसे में कई लोगों की मौत की खबर है. 40 से 60 लोग जख्मी भी हुए हैं. देश की पहली अंडर सी यानी समुद्र के नीचे बनने वाली टनल नवंबर से गाड़ियों की आवाजाही के लिए खुल जाएगी. ये अंडर सी टनल दक्षिण मुंबई में गिरगांव चौपाटी से ब्रीच कैंडी को जोड़ेगी. ये टनल बीएमसी के मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा है. मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के तहत समुद्र के किनारे 10.5 किलोमीटर लंबा स्पीडवे बनाया जा रहा है, जिसकी लागत करीब 13,000 करोड़ रुपए है. कोस्टल रोड को अंडर सी टनल के जरिए बांद्रा वर्ली सी लिंक से जोड़ा जाएगा. जानकारी के मुताबिक पूरी टनल करीब 2 किलोमीटर लंबी है, जिसका 1 किलोमीटर लंबा हिस्सा समुद्र के नीचे से होकर गुजरेगा. ये टनल 12 मीटर चौड़ी होगी और समुद्र के 17 से 20 मीटर नीचे से गुजरेगी. बीएमसी के मुताबिक बीते 2 साल से 35 कर्मचारी इस विशालकाय बोरिंग मशीन की मदद से समुद्र के नीचे टनल बनाने में जुटे हुए हैं. बताया ये जा रहा है कि इस टनल का काम लगभग पूरा हो चुका है और इसी साल नवंबर में इसे आवाजाही के लिए खोला जा सकता है. इस टनल के खुलने के बाद गिरगांव से वर्ली की दूरी 10 मिनट में तय हो पाएगी, जिसे तय करने में अभी 45 मिनट का वक्त लग जाता है. कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया. कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों पर बैन लगाने का वादा है. इसके अलावा कांग्रेस ने नौकरी में आरक्षण बढ़ाने, पुरानी पेंशन लागू करने सहित कई लोक लुभावन वादे भी किए हैं. लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी करने के तरीके ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा. मीडिया के कैमरों के सामने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे और प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने टोकरी में रखे घोषणा पत्र की कॉपियों की फूल और अक्षत से पूजा की. इसके बाद डीके शिवकुमार ने घोषणा पत्र की पहली कॉपी को सिर माथे से लगाकर खड़गे को सौंपा. इसी स्टेज से कल बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया था और इसी स्टेज से आज कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया है. कांग्रेस ने छपी किताब के पन्नों से जब अपने वादे सुनाने शुरू किए तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कानून, पुरानी पेंशन योजना की बहाली, किसान कल्याण के लिए 1.5 लाख रुपए, दूध पर सब्सिडी, गृह ज्योति योजना के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा जैसे लोक लुभावन ऐलान निकले. 6.5 करोड़ कर्नाटका वासी बागान में फूल की तरह रहेंगे, इस मैनिफेस्टो का ये संकल्प है. खड़गे ने इन वादों के सहारे कर्नाटक की सत्ता में पूर्ण बहुमत मिलने का भरोसा दिलाया. कितनी सीटें आप जीत पाएंगे इस बार सर? बहुमत. कांग्रेस अपने इस भरोसे पर कितना खरा उतरेगी ये तो वक्त ही बताएगा. लेकिन कांग्रेस ने धर्म और संप्रदाय के लिहाज से संवेदनशील कुछ मुद्दों को जिस तरह छुआ, घोषणा पत्र के सामने आने के बाद सारा फोकस उस दिशा में चला गया. इसकी वजह फूल, अक्षत और पूजा पाठ के जरिए संकल्प पत्र लाने के बाद किए गए ऐलान में छुपा है. घोषणा पत्र में बजरंग दल को नफरत फैलाने वाला संगठन बताया गया है और बजरंग दल, पीएफआई जैसे संगठनों पर बैन लगाने का संकल्प जताया गया है. भाईचारे के खिलाफ कोई भी काम करता है, दंगे करवाने का जो संगठन भी काम करता है, उसको बैन तो किया ही जाएगा, अंदर जेल में भी डाला जाएगा. इसके अलावा कांग्रेस ने मुसलमानों को मिलने वाला 4% आरक्षण बहाल करने, अल्पसंख्यक महिलाओं को 3 लाख तक ब्याज रहित लोन देने, गोहत्या और रोकथाम कानून को निरस्त करने और धर्मांतरण कानून को निरस्त करने का भी ऐलान किया. हालांकि इसके साथ ही कांग्रेस के घोषणा पत्र में छोटे मठ और मंदिरों के पुनर्निर्माण के लिए 1,000 करोड़ रुपए देने का भी वादा है. लेकिन चर्चा बजरंग दल और पीएफआई पर बैन की शुरू हो गई. चर्चा शुरू हुई तो बात बीजेपी से लेकर विश्व हिंदू परिषद के दरवाजे तक पहुंची. फिर तो इस मुद्दे पर इन संगठनों ने जिस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद थी, बिल्कुल वैसी ही प्रतिक्रिया आई, जिसकी शुरुआत असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने की. पीएफआई पर कांग्रेस के रुख पर तो वैसे भी इन संगठनों को ऐतराज नहीं होना था, लेकिन बजरंग दल को दंगा कराने वाला संगठन बताने पर तो हो हल्ला होना ही था.
पीएफआई को ऑलरेडी बैन किया गया है, तो एक हिसाब से कांग्रेस क्या बोल रहे हैं, देखो पीएफआई भाई, आप लोगों को अमित शाह जी ने बैन किया था, अभी हम लोग भी बजरंग दल को बैन कर दूंगा। मतलब जो पीएफआई बोल नहीं सकता था वो कांग्रेस पार्टी बोल रहा है। तो आज ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी पीएफआई का स्पोक्समैन बन गया। हेमंता ने बजरंग दल और अल्पसंख्यकों को लेकर घोषणा पत्र में कांग्रेस के रुख को देखकर इसे सेक्युलर पार्टी मानने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने सवाल पूछा कि कांग्रेस ने पीएफआई नेताओं के ऊपर से केस वापस क्यों लिए, मुस्लिम लीग से कांग्रेस ने गठबंधन क्यों किया। बजरंग दल को लेकर कांग्रेस के नजरिए पर वीएचपी ने भी सवाल खड़े किए। जिस तरह से कर्नाटक में इसने नाटक किया है और अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में पीएफआई के साथ बजरंग दल का नाम दिया है, यह कांग्रेस की ताबूत की अंतिम कील साबित होगी। यही नहीं, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी कांग्रेस की नीयत पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। बजरंग दल को लेकर कांग्रेस के नजरिए को भगवा संगठनों ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ना शुरू कर दिया। सियासी गलियारों में हंगामा भले ही बजरंग दल पर बैन के वादों की वजह से शुरू हुआ हो, लेकिन इसमें हर जाति धर्म के मतदाताओं को लुभाने के लिए कांग्रेस ने कोशिश की है। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में कर्नाटक में सरकार बनने पर अगले 5 वर्षों में किसान कल्याण के लिए 1.5 लाख रुपए देने का वादा है। दूध पर सब्सिडी 5 रुपए से बढ़ाकर 7 रुपए करने का वादा है। नारियल किसानों और अन्य के लिए एमएसपी तय करने की बात की गई है। गृह ज्योति योजना के जरिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात की गई है। आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा का वादा है। परिवार की हर मुखिया महिला को 2000 रुपए भत्ता देने की बात कही गई है। बेरोजगार ग्रेजुएट को 2 साल के लिए 3000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को हर महीने 1500 रुपए देने का वादा है। साल 2006 के बाद कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी और नाइट ड्यूटी करने वाले पुलिस वालों को 5000 रुपया विशेष भत्ता देने का वादा भी इस घोषणा पत्र में कांग्रेस के द्वारा किया गया है। 10 मई को कर्नाटक में चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का प्रचार अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले चित्रदुर्ग में रैली की और फिर विजयनगर गए। चित्रदुर्ग में उन्होंने कांग्रेसी नेताओं की उनके ऊपर की जा रही अभद्र टिप्पणी का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि ये लोग गाली की सेंचुरी लगाने की राह पर हैं। कांग्रेस के पास 2 ही मुद्दे हैं, एक तो वो रिटायरमेंट के नाम पर वोट मांग रहे हैं, आखिरी बार सीएम बना दो, ये उनका घोषणा पत्र है। कांग्रेस का दूसरा एजेंडा है गाली देकर लोगों को भड़काओ। कभी कांग्रेस ओबीसी समाज को गाली दे रही है, कभी लिंगायत समुदाय को गाली दे रही है। मुझे तो इन 90 से ज्यादा गालियां दे चुके हैं और सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने बाटला हाउस एनकाउंटर और सर्जिकल स्ट्राइक का भी जिक्र किया। उन्होंने आतंकवाद के मुद्दे पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर जुबानी हमला बोला। जब दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता की आंखों में आतंकियों के मर जाने की खबर सुनकर आंसू आ गए थे। प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और लोगों को डबल इंजन सरकार के फायदे बता रहे हैं। विजयनगर की रैली में नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के संकल्प को दोहराया, जबकि उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पहले उसे श्रीराम से दिक्कत थी, अब हनुमान जी से भी है। जब मैं हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताने में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताने में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताने में बंद करने का संकल्प लिया है। वहीं सिंधानूर में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर देश से ज्यादा परिवारवाद को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया। कांग्रेस का ध्यान हमेशा अपने एक परिवार तरफ रहा, इसलिए उसने कभी
एक ही परिवार की सेवा, सब कुछ एक परिवार के लिए, और इसलिए कभी सामान्य मानवी के परिवार पर, उनकी जरूरतों पर कांग्रेस ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। जबकि रैली में आए हजारों लोगों ने पीएम का अभिवादन किया। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु में रोड शो किया और इस दौरान उन्होंने जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए अमित शाह ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण गलत है। सर, ये जो भीड़ है, ये उत्साह है, ये आपको लग रहा है कि सत्ता में वापसी करेगा और जो परंपरा है उसको तोड़ेगा? देखिए, तो यहाँ ऐसी कोई परंपरा नहीं है, कई बार सरकारें रिपीट हुई। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में इसी प्रकार का उत्साह, मैं मुंबई कर्नाटक में गया, हैदराबाद कर्नाटक में गया, मैसूर क्षेत्र में गया, हासन गया, हर जगह इसी प्रकार का उत्साह दिखा। सर, कांग्रेस का मैनिफेस्टो, आपने पीएफआई को बैन किया, अब वो लोग कह रहे हैं कि पीएफआई तो ठीक है, बजरंग दल को भी करेंगे। देखिए, कांग्रेस सालों से एपीसमेंट की पॉलिटिक्स करती है। इसी एपीसमेंट की पॉलिटिक्स के तहत उन्होंने सालों तक भगवान राम को ताले में बंद रखा और अब उनको बजरंग बली के नाम से भी परहेज है। मुझे लगता है कर्नाटक की जनता इसका जवाब देगी। वो तो मुस्लिम आरक्षण को भी लागू करने की बात कर रहे हैं सर, आरक्षण को भी लागू करने की बात कर रहे हैं। वो हो नहीं सकता, संविधान विरोधी बात है। धर्म के आधार पर संविधान का, हमारे आरक्षण का हमारे संविधान में कोई जगह ही नहीं। सीएए लागू करने की बात आप लोग कर रहे हैं और कांग्रेस कर रही है कि एपीजमेंट पॉलिसी कर रहे हैं आप लोग, सांप्रदायिकरण आप लोग कर रहे हैं। क्या सांप्रदायिकरण दिखता है? उन्होंने खुलकर बोलना चाहिए। सर, एक सवाल है सर कि कितनी सीटें सर? अमित शाह का हमेशा कैलकुलेशन सही होता है। हाफवे मार्क प्लस 15 सीट से कम 15 सीट पिछले बार, हाफवे मार्क से 15 सीट ज्यादा। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने भी कर्नाटक में मोर्चा खोल रखा है। कर्नाटक में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी रैलियां की और बीजेपी पर भी जमकर उल्टा पलटवार किया। राहुल गांधी ने तुमकुरू और हरिहर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी पर घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया। आपकी पार्टी ने मैनिफेस्टो रिलीज करा है, आप जनता को बताइए कि आपने पिछले 5 सालों में अपने मैनिफेस्टो से कितने काम करवाए हैं। कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार कर रही प्रियंका गांधी ने भी बीजेपी की डबल इंजन सरकार को आड़े हाथों लिया और उसे डबल लूट सरकार बताया। जो 40% की सरकार चली, उसने आपको लूटा। जबकि कर्नाटक के भाल्की में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया। आरएसएस के ऑफिस में बाबा साहब अंबेडकर का फोटो नहीं रखते, बीजेपी के ऑफिस में नहीं रखते। कब रखते? जब वोट के लिए जाना होता है तब ऐसा एक फोटो रख के नमस्ते करो। अरे तुम तो वोटों के लिए उनको नमस्ते करते हैं। देश की निजी एयरलाइंस गो फर्स्ट की आर्थिक हालत बेहद खस्ता हो गई है, जिसकी वजह से गो फर्स्ट एयरलाइंस ने पैसों की कमी की दलील देते हुए 3 और 4 मई की अपनी सारी उड़ानों को रद्द कर दिया है। ऐसे में गो फर्स्ट एयरलाइंस में जिन यात्रियों की 3 और 4 मई को टिकट बुक है, उन्हें परेशानी हो सकती है। कंपनी का कहना है कि वो तेल कंपनियों के बकाये का भुगतान नहीं कर पा रही और इसीलिए उसे अपनी उड़ानें रद्द करनी पड़ रही हैं। गो फर्स्ट एयरलाइंस को अपनी हर दिन की उड़ान के हिसाब से हवाई ईंधन का भुगतान करना पड़ता है और एयरलाइंस इस शर्त पर भी सहमत है कि अगर तेल का भुगतान नहीं होगा तो बिजनेस बंद किया जा सकता है। गो फर्स्ट एयरलाइंस के पास 61 विमान हैं और तंगी की हालत में आधे से ज्यादा विमान उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। कैश फ्लो की कमी से ठप हुए कारोबार के बाद अब गोफर्स्ट ने खुद को दिवालिया घोषित करने के लिए NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में आवेदन किया है। गोफर्स्ट के मुताबिक एक बार जब NCLT उसका आवेदन स्वीकार कर लेगा तो उड़ानें फिर से शुरू हो जाएंगी। एयरलाइंस ने सरकार को इसकी जानकारी दे दी है और DGCA को भी इसकी रिपोर्ट सौंप दी गई है। आगे बढ़ेंगे। रेल यात्रियों की शिकायतों के लिए रेल मंत्रालय ने एक नई पहल शुरू की है। रेल यात्रियों की शिकायतों पर तुरंत एक्शन लेने के लिए रेलवे ने अपना नया वॉर रूम शुरू किया है। इस वॉर रूम पर रेल मंत्री की सीधी नजर रहेगी।
आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर भारत पहले नंबर पर पहुंच गया है। दिसंबर 2021 के बाद भारत को पहला स्थान मिला है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में होने वाली G20 बैठक को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। शहर में कई स्मार्ट बंकर बनाए गए हैं। ये बंकर सैंडबैग और बुलेट प्रूफ शील्ड से लैस होंगे। यूपी के सहारनपुर में एक तेज रफ्तार पिकअप बिजली के पोल से टकरा गई। हादसे के वक्त पोल के पास खड़े 2 लड़कों की जान बाल बाल बची है। प्रयागराज में अतीत बन चुके माफिया अतीक अहमद की हत्या के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने इशारों ही इशारों में माफिया अतीक अहमद को लेकर अपनी बात कह दी। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी ने रामचरितमानस में लिखी तुलसीदास की एक चौपाई का जिक्र करते हुए कहा कि जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। और मुझे लगता है कि ये पंक्तियां आज भी उसी प्रकार की प्रासंगिक हैं जैसे मध्यकाल में थी। सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोगों ने प्रयागराज की धरती को अन्याय और अत्याचार का शिकार बना दिया था, लेकिन प्रकृति सबका हिसाब बराबर कर देती है। ये प्रकृति न किसी पर अत्याचार करती है और न किसी के अत्याचार को स्वीकार ही करती है, सबका हिसाब बराबर करके रख देती है। मुख्यमंत्री योगी प्रयागराज में नगर निकाय चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जिक्र भी किया और दावा किया कि उनकी सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करती और 2017 के बाद से यूपी बदल गया है, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में कहीं कर्फ्यू नहीं, दंगा नहीं, सब चंगा है। सीएम योगी ने कहा उनकी सरकार की कार्रवाई 0 टॉलरेंस की है। जो लोग पहले आतंक के बल पर गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करते थे, व्यापारियों से रंगदारी वसूली करते थे, आज गले में तख्ती लटका करके जाने के लिए मजबूर हुए हैं। सीएम योगी ने इस दौरान यूपी के विकास की बात करते हुए विपक्षी दलों पर सियासी हमले भी किए। आगे बढ़ करके आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में विकास की नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। सीएम योगी ने पूर्व की सरकारों को परिवारवाद और जातिवाद के मुद्दे पर भी घेरा। यूपी के मुरादाबाद में नगर पंचायत के चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। ओवैसी ने दावा किया कि यूपी में योगी का सब चंगा वाला बयान बिल्कुल गलत है और सच्चाई ये है कि यूपी में 2017 से 2022 तक 35,000 से ज्यादा दंगे हुए। ओवैसी ने पुलिस कस्टडी में हुई माफिया अतीक और अशरफ की हत्या पर भी मुख्यमंत्री योगी को घेरा और सवाल पूछा कि उनके हत्यारों के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चले। 3 लोग गोली चलाए, क्या उनके घर पे बुलडोजर देखा आपने? देखा? मैं भी नहीं चाहता उनका घर टूटे, क्योंकि उनके गुनाह की सजा उसकी मां को नहीं मिलनी चाहिए। ओवैसी ने इस दौरान अतीक और अशरफ को गोली मारने वाले तीनों हत्यारों को गोडसे की नाजायज औलाद करार दे दिया। ये गोडसे की नाजायज औलाद इसलिए कि गोडसे भी गोली से गांधी को खत्म नहीं किया। क्यों खत्म किया? क्योंकि गोडसे जानता था कि गांधी हिंदू मुसलमान इत्तेहाद की कोशिश करता था। ओवैसी ने इस मौके पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी उनकी चुप्पी पर घेरा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में सड़कों पर आग की तेज लपटें उठती दिखी और दूर तक धुएं का गुबार नजर आया। बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी वहां आगजनी करते दिखाई दिए, जो लंबे समय से फ्रांस सरकार की नई पेंशन स्कीम का विरोध कर रहे हैं। जिनके गुस्से की आग 1 मई को लेबर डे के मौके पर हिंसा को उठी। लेबर डे के मौके पर लाखों की तादाद में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने पेरिस में हंगामा मचा दिया, साइकिल स्टेशंस में आग लगा दी और कई इमारतों में तोड़फोड़ भी की। पेरिस से जो तस्वीरें सामने आई वो ऐसी थी कि जैसे वहां दंगे भड़क गए हों। जगह जगह सुरक्षा बलों की टुकड़ियां तैनात थी, लेकिन हालात बेकाबू होते गए। सड़क पर आग की तेज लपटें दिख रही थी और काले धुएं ने वहां आसमान को घेर लिया था। पेरिस की कई कंस्ट्रक्शन साइट्स भी आग के हवाले कर दी गई। बड़ी बड़ी इमारतों से जब धुआं उठता दिखा तो फायर फाइटर्स आग पर काबू करने पहुंचे। 1 मई को हुए इन प्रदर्शनों में भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर पेट्रोल बम फेंके, पत्थरबाजी की और आगजनी के लिए आतिशबाजी का इस्तेमाल किया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हो गए।
सिर्फ पेरिस ही नहीं बल्कि फ्रांस के अलग अलग शहरों में कहीं मार्च निकाले गए तो कहीं आगजनी की गई। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के फैसले से नाराज फ्रांस के नागरिकों का मजदूर दिवस पर प्रदर्शन करना पहले से तय था। लेकिन ये विरोध इस कदर उग्र हो जाएगा ये कहना मुश्किल था। फ्रांस के नांत शहर में हिंसक भीड़ आतिशबाजी की मदद से इमारतों में आग लगाती हुई दिखाई दी। प्रदर्शनकारियों के हाथ में लकड़ियां भी थी जिसका इस्तेमाल वो आग भड़काने के लिए कर रहे थे। नांत शहर से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें कुछ नकाबपोश प्रदर्शनकारी राजकीय इमारत में आगजनी करते दिखाई दिए। लियोन शहर का भी ऐसा ही हाल था। उग्र भीड़ ने नई पेंशन स्कीम के विरोध में सड़क पर खड़ी गाड़ियों को तिनके की तरह जला दिया और दुकानों को भी तबाह कर दिया। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। फ्रांस में रिटायरमेंट की उम्र 2 साल बढ़ाने के फैसले का न विरोध थम रहा है और न इमैनुअल सरकार पीछे हट रही है।